नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। अफ़गानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर लगातार 2 धमाके हुए हैं। अमरीकी वजारत दिफा पेंटागन ने बताया कि जुमेरात को हामिद करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ज़ोरदार धमाका हुआ। कुछ देर बाद ही दूसरा धमाका भी हुआ। तालिबान ने अब तक 15 लोगों के मारे जाने की तस्दीक की है। एक न्यूज़ चैनल के मुताबिक यह हमला दहशतगर्द तंजीम आईसिस ने किया है। रूसी मीडिया स्पुतनिक ने 13 लोगों के मारे जाने का दावा किया है। वहीं फॉक्स न्यूज़ ने बताया कि धमाके में 4 अमरीकी फ़ौजी और एक शहरी के भी मारे जाने की खबर है। ज़राए के मुताबिक एयरपोर्ट के पास बैरन होटल के पास धमाका हुआ है, जबकि दूसरा धमाका एयरपोर्ट के अब्बे गेट के पास हुआ। यहीं अमरीकी फ़ौजी तैनात थे। ब्रिटेन के वजारत दिफा ने दोनों धमाकों की तस्दीक की है। सिक्योरिटी के लिए काबुल एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सभी फ़्लाइट्स को नाटो की फ़ौज ने अपने सिक्योरिटी कवर में ले लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन को हमले की जानकारी दे दी गई है। एयरपोर्ट पर लगातार फायरिंग की भी इत्तला मिल रही है। एक ओहदेदार ने कहा कि इस वाक़े में कई अफ़गानी मारे गए हैं, कई ज़ख्मी भी हुए हैं। पेंटागन ने भी फ़िदायीन हमले की तस्दीक की है। इससे पहले तालिबान ने अमेरिका को इंतबाह दिया था कि 31 अगस्त तक वो किसी भी हाल में मुल्क छोड़ दे। अमेरिका ने भी तयशुदा डेडलाइन में मुल्क से अफवाज निकालने की बात कही थी। हालांकि आज ही वाइट हाउस ने 31 के बाद भी ज़रूरत पड़ने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने का ऐलान किया था। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इस बीच अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने आज ही काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्द हमले का बड़ा ख़तरा बताते हुए अपने शहरियों से कहा था कि फ़िलहाल काबुल एयरपोर्ट पर नहीं जाएं और जो लोग एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं वो वहाँ से फौरी हट जाएँ। काबुल में वाक़ अमरीकी एम्बेसी ने कहा था कि जो अमरीकी काबुल एयरपोर्ट के अब्बे गेट, ईस्ट गेट या नॉर्थ गेट पर मौजूद हैं वो फ़ौरन वहां से हट जाएं और अगले अहकाम का इंतज़ार करें। वहीं ब्रिटेन ने अंदेशा जताया था कि आईसिस काबुल एयरपोर्ट पर हमला कर सकता है। Today the situation of Afghanistan and all the people is अभी अफगानिस्तान की सूरत हाल से जुड़ी कुछ और खबरें देखते हैं। तालिबान ने पाकिस्तान से अपनी नज़दीकियों की बात कबूल की है। तालिबानी तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी चैनल एरी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान तालिबान के लिए दूसरा ही घर जैसा है। ज़बीउल्लाह ने यह भी कहा कि अफ़गानिस्तान की सरहद पाकिस्तान से लगती है और मजहबी बुनियादों पर भी दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे से घुले मिले हुए हैं, इसलिए हम पाकिस्तान से रिश्ते और मजबूत करना चाहते हैं। ज़बीउल्लाह ने हिंदुस्तान के साथ भी अच्छे रिश्तों की बात कही। उसने कहा कि हमारी बस यही ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान अफ़गानियों के मफाद के हिसाब से ही अपनी पॉलिसी तय करे। तालिबान तर्जुमान ने कश्मीर को लेकर हिंदुस्तान को एक्टिव रोल अपनाने की नसीहत दी। उसने कहा कि दोनों मुल्कों के मफाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हर मुतनाज़िया मसले को उन्हें मिल बैठकर सुलझाना चाहिए। अफगानिस्तान के पंजशीर को छोड़ सभी इलाके तालिबान के कब्ज़े में हैं। पंजशीर में अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है, कारगुजार सदर हैं अमरुल्लाह सालेह की सदारत में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिबान से जंग लड़े हैं। इस बीच खबर है कि तालिबान और पंजशीर के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच परवान सूबे की दारुल हुकूमत चारीकार में बातचीत हुई। इस दौरान दोनों ग्रुप्स एक दूसरे पर हमला नहीं करने पर राज़ी हो चुके हैं। अफगानिस्तान में गुर्बत और बेरोज़गारी पर रिपोर्टिंग करने वाले तुलू न्यूज़ के एक सहाफ़ी के साथ जुमेरात के रोज़ यहां तालिबान ने मारपीट की। सहाफ़ी ज़यार खान याद ने कहा कि रिपोर्टिंग के दौरान तालिबान ने न्यू सिटी काबुल में उनके साथ मारपीट की। कैमरे, तकनीकी आलात और उनका ज़ाती मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया। उन्होंने अचानक उन पर हमला किया। उन्हें
अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि उन्होंने ऐसा उनके साथ सलूक क्यों किया। मुतासरा सहाफ़ी ने बताया कि राजधानी काबुल के हाजी याकूब स्क्वायर में रिपोर्टिंग के दौरान तालिबान के एहलकार अचानक बख्तरबंद गाड़ियों से बाहर आए और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये मामला तालिबान के कायदीन के साथ उठाया गया है, ताहम मुजरिमों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जो कि इजहार राय की आज़ादी के लिए संगीन खतरा है। दरिया असना मुतअद्दिद सहाफ़ियों ने तालिबान के इस अमल की मजम्मत की है। अफगानिस्तान में फंसे हिंदुस्तानियों को निकालने के लिए हुकूमत ने ऑपरेशन देव शक्ति चला रखा है। इसके तहत 24 हिंदुस्तानियों और 11 नेपालियों को काबुल से लेकर एयरफोर्स का प्लेन जुमेरात को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 80 अफगानी सिख जो कि हिंदुस्तान आना चाहते हैं उन्हें तालिबान ने रोक दिया है और गुरु ग्रंथ साहब को भी हिंदुस्तान लाने नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि एयरफोर्स के प्लेन ने अफगानी लोगों का काफ़ी देर तक इंतज़ार भी किया, लेकिन उन्हें लाया नहीं जा सका। खबर ये भी थी कि ये 140 सिख हैं जो काबुल एयरपोर्ट से इंडिया आना चाहते थे। ये सभी पिलग्रिम्स हैं और ये गुरु बहादुर जी की 400वीं बर्थ एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के सिलसिले में हिंदुस्तान आना चाहते थे, लेकिन तालिबान ने उन्हें काबुल छोड़ने से रोक दिया। अफगानिस्तान से बाहर आने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर जमा हो रहे लोगों के लिए हालात बदतर होते जा रहे हैं। खौफ तो है ही कि खाने पीने के सामानों के दाम भी बेतहाशा बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि पानी की बोतल $40 यानी करीब 3,000 रुपये और एक प्लेट चावल के लिए $100 यानी करीब 7,500 रुपये चुकाने पड़े हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महंगाई के चलते वहां जमा हज़ारों लोगों के लिए हालात बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। परेशानी की बात यह भी है कि खाने पीने की चीज़ों का दाम लोगों से अफगानी करेंसी में नहीं लिया जा रहा है, इसके लिए उन्हें डॉलर ही देने पड़ रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर के कुछ फुटेज भी सामने आ रहे हैं। इसमें लोग घुटने तक पानी और कचरे में खड़े नज़र आ रहे हैं। अफगानी शहरी ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि लोग कंक्रीट की दीवार और कांटीले तारों के पीछे खड़े हैं और कोई दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस उसे पीछे ढकेल देते हैं। चीज़ों के दाम वहाँ इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी कीमत अदा नहीं कर सकता। एक और न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर आई है कि लोग लगातार वहाँ पे आ रहे हैं, भीड़ बेतहाशा बढ़ रही है। ऐसे में ख़वातीन और बच्चों की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक अमरीकी फ़ौजी का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अफगानी बच्चों को पानी पिलाता नज़र आ रहा है। बच्चे उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि अभी इस बात का पता नहीं चला है कि ये वीडियो कब का है। अमरीकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने इसकी तस्दीक नहीं की है, लेकिन वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं कि मुश्किल में उम्मीदें ज़िंदा हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े के बाद पैदा होने वाले वाक़े के दरमियान जुमेरात को सभी अपोजिशन पार्टियों के पार्लिमानी रहनुमाओं को अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल की जानकारी दी। वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा वी मुरलीधरन ने कहा कि यह इजलास वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर मुनक़िद किया गया। अफगानिस्तान के मसले पर अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को एतमाद में लेने के लिए हुकूमत ने उन तमाम पहलुओं के बारे में तफसीली जानकारी दी। पार्लिमानी रिसर्च में मुनक़िदा इस मीटिंग में पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी, वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल और अर्जुन मेघवाल भी मौजूद थे। अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के सफ़ीर रविंदर टेंडन और सेक्रेटरी खारजा हर्ष श्रृंगला ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास में शरीक अपोजिशन कायदीन में एनसीपी के शरद पवार, जनता दल एसके एसडी देवेगौड़ा, एमआईएम के असदुद्दीन अवैसी, बहुजन समाज पार्टी के रितेश पांडे, लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस, आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता शामिल थे। मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, सीपीआई के विनय विश्वाम और दीगर कायदीन ने इस इजलास में शिरकत की। यह इजलास अपोजिशन रहनुमाओं के साथ अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पैदा होने वाले खदशात और हिंदुस्तान पर इसके असरात से आगाह करने के लिए बुलाया गया था।
who wanted to come to India at this point of time. We have tried to address many of the other issues, like by instituting an e-visa policy. The overall sense was that government is very, very strongly committed to ensuring the full evacuation as soon as possible. And also saying that in terms of any international decisions which are made, any gatherings which are there, that our diplomacy, our role, our interests are recognized. We are in touch with many partners. There will be many more meetings in the coming days. I think some of you know, last 2 days, President Putin and Chancellor Merkel spoke to Prime Minister. There will be, I think, some other calls at his level. There are many other foreign minister calls at my level. So there will be a lot of activity on the Afghanistan front. But at the moment, as I said, our focus is on evacuation, and the government is doing everything to ensure that we bring back our people. Thank you very much. सर, तालिबान के साथ रिश्तों को लेकर क्या बात हुई कि सरकार का क्या रिश्ता रहेगा? हिंदी में दो। नहीं, ऐसा है, आप वहाँ काबुल की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति तो देख। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए ड्रोन ज़ाब्तों से मुल्क में ड्रोन के शोबे में नए ज़माने का आगाज़ होगा और उससे स्टार्टअप को खुसूसी तौर पर फ़ायदा होगा। नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को सिलसिलावार ट्वीट में कहा कि ड्रोन के बारे में नए ज़ाब्ते कानून यकीन और अज़ख़ुद तौसीक़ पर मबनी हैं। उन्होंने कहा कि नए ज़ाब्तों पर मंजूरी लेने, मुख्तलिफ शराइत को पूरा करने और दीगर रुकावटों को काफ़ी हद तक कम किया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नए ड्रोन ज़ाब्ते स्टार्टअप और इस शोबे में काम करने वाले हमारे नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। इससे ईजाद और तिजारत के लिए नए इम्कानात पैदा होंगे। साथ ही इससे ईजाद, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के शोबे में हिंदुस्तान की मजबूती से मुल्क को ड्रोन हब बनाने में मदद मिलेगी। काबिल ज़िक्र है कि शहरी हवाबाजी की वजारत ने आज ही नए ड्रोन ज़ाब्तों का ऐलान किया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कोरोना के मुसलसिल बढ़ रहे केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत सिर्फ मुल्क की जायदादें फरोख्त करने में मसरूफ़ है और इसे लोगों को कोरोना से बचाने की कोई परवाह नहीं है। राहुल गांधी ने तंज करते हुए कहा कि यह हुकूमत सब कुछ फरोख्त कर रही है और उसकी तवज्जो पैसा कमाने पर है, इसलिए लोगों को खुद इस वबा से बचाव के लिए फ़िक्र करनी होगी। उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, वबा की अगली लहर के ख़तरे से बचने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रफ्तार देना ज़रूरी है। बराए मेहरबानी अपना ख्याल रखें क्योंकि हुकूमत हिंद सरकारी इमलाक बेचने में मसरूफ़ है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज गन्ने की कीमतों के सिलसिले में योगी हुकूमत पर एक बार फिर हमला किया और कहा कि बीजेपी हुकूमत गन्ने की कीमत ना बढ़ाकर किसानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि यूपी में किसानों के लिए बिजली के नरक कई गुना बढ़ चुके हैं, डीजल की कीमतें 100 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन किसान के गन्ने की कीमतों में 2017 से 0 रुपये का भी इजाफा नहीं हुआ। किसानों के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? प्रियंका गांधी ने चाशुमे के रोज़ गन्ना किसानों के मसले पर योगी हुकूमत की नुक्ताचीनी करते हुए कहा था कि जहां उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान परेशान हैं, वहीं पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह की पॉलिसियों की वजह से रियासत के किसान खुशहाल हैं। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल बाद वज़ीर आला बदले जाएंगे या भूपेश बघेल इस ओहदे पर कायम रहेंगे, इस बात का फैसला कल या आने वाले 2-3 दिन में होगा। ये तय हो गया है। हाईकमान ने रियासत के अपने सभी एमएलएस को दिल्ली बुलाया है। इसके लिए जुमेरात की शाम रायपुर एक चार्टर प्लेन पहुंचने की खबर है। ये प्लेन सुबह एमएलएस को लेकर दिल्ली जाएगा। वज़ीर आला भूपेश बघेल भी जुमे की सुबह दिल्ली जाएंगे। वज़ीर सेहत टीएस सिंहदेव पहले से ही दिल्ली में है। दरअसल 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हुकूमत बनने के साथ ही ये मुद्दा सामने आया था कि पार्टी ने 2.5 साल बाद सरगुजा के कायद टीएस सिंहदेव को वज़ीर आला बनाने का कमिटमेंट दिया था। 16 जून 2021 को हुकूमत के 2.5 साल पूरे होने के बाद ये मुद्दा फिर खड़ा हो गया है। टीएस सिंहदेव के हामी जून के बाद से ही लगातार इस कमिटमेंट को लेकर काफ़ी एग्रेसिव हैं। वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स, पार्टी फोरम्स और टीएस को वज़ीर आला बनाए जाने की मांग उठाते रहे। हालांकि टीएस इस मुद्दे पर हमेशा पार्टी लाइन की बात करते रहे हैं। उन्होंने जुमेरात के रोज़ भी कहा था कि टीम का हर खिलाड़ी कप्तान बनने की सोचता है, लेकिन सवाल उसकी सोच का नहीं बल्कि कैपेसिटी का है। फैसला हाईकमान करेगा।
यूथ कांग्रेस ने निजी शोबे को अवामी असासों में शिराकतदार बनाने के मोदी हुकूमत के मंसूबों के खिलाफ जुमेरात को एहतजाज करते हुए कहा कि हुकूमत कौमी असासों को अपने दोस्तों के हवाले कर रही है। यूथ कांग्रेस के सदर श्रीनिवास बीवी ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि ये मोदी हुकूमत की दोस्ती की स्कीम है और हुकूमत तमाम सरकारी इमलाक अपने दोस्तों को फरोख्त कर रही है और इससे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत हुकूमत ने तमाम सड़कें, रेलवेज, हाईवे अड्डे, हवाई अड्डे, बिजली, गैस, पेट्रोल, बारूदी सुरंगें, स्टेडियम, गोदाम फरोख्त कर दिए हैं। मोदी हुकूमत ये काम अपने 2-3 सनतकार दोस्तों की इजारादारी कायम करने के लिए कर रही है और मुल्क ने पिछले 70 सालों में जो कुछ बनाया है वो उन्हें फरोख्त कर रही है। मेरा देश का विक्रेता है, मेरा देश के मंत्री विक्रेता है, रेल बेचना बंद करो, बेचूंगा एक चीज। ये पाइप में से अदानी अंबानी को बेचा जा रहा है, देश को मूर्ख बनाया जा रहा है। जब ये प्रधानमंत्री देशवासियों देश का पीएम सेलर है नरेंद्र मोदी, हाय हाय नरेंद्र मोदी, हाय हाय मोदी अंबानी को बेचा जा रहा है, देश को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये रेल भी गई अदानी अंबानी को। सुप्रीम कोर्ट में 3 खवातीन समेत 9 नए जजों की तकर्री से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मरकज़ी हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। सरकारी ज़राए ने जुमेरात को बताया कि कॉलेजियम की सिफारिश पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपनी मुहर सबूत कर दी है। इस हवाले से बाज़ाब्ता एक नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नए जजों में जस्टिस बीवी नागारत्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस CT रवि कुमार, जस्टिस MM सुंदरेश और सीनियर एडवोकेट और साबिक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल PS नरसिम्हा शामिल हैं। जस्टिस नागारत्ना के मुल्क की पहली खातून चीफ जस्टिस बनने के इम्कान हैं। उनके अलावा जस्टिस अभय श्रीनिवास ओ, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस जितेंद्र कुमार महेश्वरी भी सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर किए गए जजों में शामिल हैं। हिंदुस्तानी बहरिया अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की बहरी अफवाज के साथ 4 रोज़ा मालाबार में चल रही मश्क में हिस्सा ले रही है। इस मरतबा मालाबार एक्साइज की मेज़बानी अमेरिका बहरिया कर रही है और ये आज से शुरू होकर 29 अगस्त तक मगरबी बहरे अलकाहल में होगी। मालाबार एक्सरसाइज का आगाज़ 1992 में अमेरिका और हिंदुस्तान बहरिया के दरमियान हुआ था। सन 2015 में जापान ने भी इसमें मुस्तकिल रुकन की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की थी और 2020 में ऑस्ट्रेलियन नेवी को भी इसका हिस्सा बनाया गया था। मलाबार एक्साइज के इस साल 25 साल मुकम्मिल हो रहे हैं और इसलिए इसे बहुत अहम समझा जा रहा है। हिंदुस्तानी बहरिया की जानिब से INS शिवालक और INS कदम और जहाज़ P8I इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। हिंदुस्तानी दस्ते की क़यादत मशरकी बहरी बेड़े के सरबराह रेयर एडमिरल तरुण सोबती कर रहे हैं। 4 साल पुराने हैदराबाद के टॉलीवुड ड्रग्स केस में एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह, एक्टर राणा दग्गुबती, रवि तेजा और चार्मी कौर समेत 10 एक्टर्स को पूछताछ के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन भेजा है। बता दें कि रकुलप्रीत सिंह से सुशांत की मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच करने वाली नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी पूछताछ कर चुकी है। हालांकि उस केस में राकुल पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ था। ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक 6 सितंबर को रकुलप्रीत सिंह, 8 सितंबर को राणा दग्गुबती और 9 सितंबर को रवि तेजा को हैदराबाद में वाक़ई ED के ऑफिस में तलब किया गया है। ED ने टॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ को 31 अगस्त को तलब किया है। इसके अलावा रवि तेजा के डायरेक्टर
के ड्राइवर श्रीनिवास और एफ क्लब के जनरल मैनेजर के तौर पे काम करने वाले एक अननोन शख्स को भी तलब किया गया है। इन्हें 2 से 22 सितंबर तक मौजूद होने के लिए समन जारी किया गया है। ईडी ने मामले की जांच करने वाले आबकारी महकमे के ओहदेदारों से भी पूछताछ के लिए उन्हें तलब किया है। दिलचस्प बात यह है कि एक्साइज डिपार्टमेंट की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सबूतों की बुनियाद पर टॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी, हालांकि सभी से पूछताछ ज़रूर की गई थी। एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक बुनियादी तौर पर उन्हें क्लीन चिट देते हुए उनके खिलाफ कोई चार्जशीट दायर नहीं की थी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद आज 21 करोड़ 38 लाख से तजावज़ कर गई और हलाकतों की तादाद बढ़कर 44,50,000 से ज़ायद हो गई। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया की 192 ममालिक और खित्तों में मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 21 करोड़ 38,40,644 हो गए, जबकि 44,50,408 लोग इस वबा से जाँ बहक हो गए। दुनिया में आलमी ताकत तस्वुर किए जाने वाले अमेरिका में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3 करोड़ 82 लाख से तजावुज़ कर गई है और 6,32,262 अफराद हलाक हो चुके हैं। हिंदुस्तान में 46,280 कोरोना के नए मरीज़ मिले हैं। ये 56 दिन में सबसे ज़्यादा हैं। इससे पहले 1 जुलाई को 46,781 केसेस आए थे। बीते 24 घंटों में 34,242 मरीज़ ठीक हुए और 605 की मौत हो गई। केरल में हालात फिर संगीन होते जा रहे हैं। यहाँ चारशंबे के रोज़ 31,445 मुतासरीन मिले और 20,271 ठीक हुए। इस दौरान 215 मरीजों ने इस वबा से जान गंवाई है। केरल से आ रहे हैं कोरोना इन्फेक्शन के आंकड़े डराने वाले हैं। जुमेरात के रोज़ यूनियन सेक्रेटरी फॉर हेल्थ राजेश भूषण ने कहा कि मुल्क भर में कोरोना कमज़ोर हो रहा है, लेकिन केरल ने अब भी हुकूमत की तशवीश बढ़ा रखी है। मुल्क में पिछले 24 घंटों में जहां 46,000 नए मामले सामने आए, इनमें से 58% सिर्फ केरला के हैं। बाकी रियासतों में अब भी गिरावट का रुख देखा जा रहा है। हम अब भी कोरोना की दूसरी लहर में हैं। कई त्योहारों की वजह से अगले 2 महीने सितंबर और अक्टूबर काफ़ी अहम है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में मुल्क में वैक्सीन के 80 लाख डोज दिए गए हैं। जुमेरात को भी 4 बजे तक 47 लाख से ज़्यादा डोजेस लगाए जा चुके हैं। कोरोना वैक्सीन बीमारी का खतरा कम करने वाली है, ना कि इसे रोकने वाली, इसलिए वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मुल्क के 41 ज़िलों में अभी वीकली पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा है। अगर हम ये देखें कि देश भर में कितने ज़िले ऐसे हैं जहां की 100 से ज़्यादा केसेस प्रतिदिन रिपोर्ट हो रहे हैं, तो हम ये पाएंगे कि जून के सप्ताह में, 1 जून का जो सप्ताह था, उसमें 279 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे देश भर में जहां दिन में 100 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते थे। फिर ये घटकर जुलाई के पहले सप्ताह में 107 जिलों तक सीमित हो गया और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो देश में 41 डिस्ट्रिक्ट्स, 41 जिले ऐसे हैं। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को लगाने का जो डिस्टेंस है, जो टाइम पीरियड है, एक बार फिर बदला जा सकता है। सरकारी ज़राए ने जुमेरात को कहा कि कोविशील्ड के 2 डोज के बीच के फ़र्क को कम करने पर गौर किया जा रहा है। वैक्सीनेशन पर बनाए गए टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप NTAGI में इस पर बहस की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये तीसरी बार होगा जब 2 डोज के बीच का फ़र्क को बदला जाएगा। अभी ये फ़र्क 84 दिन का है। मुल्क में वैक्सीनेशन की शुरुआत में कोविशील्ड के दोनों डोज 4 से 6 हफ्ते के गैप से लगाए जा रहे थे। बाद में इसे बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते कर दिया गया था। अब और इसमें मज़ीद कमी की जा सकती है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। अभी इस इन्फेक्शन से पूरी तरह निजात नहीं मिली है कि माहिरीन सेहत ने एक ऐसी ही दीगर बीमारी का खदशा जाहिर किया है। इटली में पुडवा यूनिवर्सिटी के माहिरीन की टीम ने एक तहकीक की है जिसमें बताया गया है कि आज से 60 साल बाद यानी 2080 में दुनिया भर में कोरोना वायरस से भी ख़तरनाक वबा फैलेगी। मुहक्किकीन ने मुस्तकबिल के ख़तरे की पेशन गोई करने के लिए गुज़िश्ता 400 सालों में दुनिया भर की लाइलाज बीमारियों के फैलाव पर तहकीक की है। उन्होंने पाया
कि मुतअद्दिद बीमारियां उतनी ख़तरनाक नहीं हैं जितना पहले मानी गई थी। आने वाले वक्त में उनके और ज़्यादा होने के इम्कान है और अगली वबा तक यानी 2080 तक अपने पैर पसारेगी। मुहक्किकीन ने पाया कि कोरोना और आलमी सतह पर यकसा असर रखने वाली वबा का इम्कान किसी भी साल में तकरीबन 2% है। मुहक्किकीन ने बढ़ते जोखिम के पीछे की वजूहात मालूम नहीं की, लेकिन उनका कहना है कि आबादी में इजाफा, खाने पीने में तब्दीली, माहौलियात में गिरावट और इंसानों और बीमारियों के महाफिज जानवरों के बीच लगातार ज़्यादा रवाबित की वजह से ऐसा होने के इम्कान है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने दुनिया के तमाम मुसलमानों से नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होने की अपील की है। एक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अर्दोगान ने चारशंबे के रोज़ मुनक़िदा इस्लामी ताउन यूथ फोरम की चौथी जनरल असम्बली को खिताब करते हुए एक वीडियो पैगाम में कहा कि मुसलमानों को अमन और भलाई के साथ तमाम इंसानियत की सलामती और मुस्तकबिल की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनके खिलाफ होने वाली नाइंसाफ़ी पर आवाज़ उठानी चाहिए। तंजानिया में वाक़े फ्रांसीसी सिफारत खाने के करीब बंदूक बरदार शख्स ने अंधाधुन फायरिंग करके सिक्योरिटी पर मामूर 4 एहलकारों को कत्ल कर दिया, जबकि जवाबी फायरिंग में हमलावर भी मारा गया। आलमी खबरसां एजेंसी के मुताबिक तंजानिया की राजधानी दारुस्सलाम में फ्रांस के सिफारत खाने में दाखिल होने की कोशिश में नाकामी पर मुसल्लह शख्स ने सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों पर अंधाधुन फायरिंग कर दी। बंदूक बरदार शख्स की फायरिंग से 3 पुलिस अफसरान और एक सिक्योरिटी गार्ड हलाक, जबकि दीगर 6 एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां 2 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। तंजानिया के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साइमन सेरो ने मीडिया को बताया कि फ्रांसीसी सिफारत खाने पर मामूर पुलिस पार्टी ने बहादुरी के साथ हमलावर का मुकाबला किया। हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में कोहली की टीम महज 78 रन पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट गंवाए 120 रन बना लिए थे। उस वक्त तक इस मजबूत पोजीशन से इंग्लैंड के सपोर्टर्स काफ़ी खुश हैं। ये खुशी और जोश लॉर्ड्स में भी देखा गया है। बॉलिंग के बाद बाउंड्री पर फील्डिंग करने गए सिराज को कुछ ऑडियंस ने चिढ़ाकर स्कोर पूछा। सिराज ने भी करारा जवाब दिया। हिंदुस्तानी तेज गेंदबाज ने इशारे में कहा कि हिंदुस्तान सीरीज़ में 1-0 से आगे है। सिराज पर इन ऑडियंस ने फील्डिंग के दौरान गेंद भी फेंकी थी। पहले दिन के मैच खत्म होने के बाद हिंदुस्तानी विकेटकीपर ऋषभ पंत ने खुलासा किया कि फील्डिंग के दौरान सिराज पर ऑडियंस में से किसी ने गेंद फेंकी थी। इसके बाद कप्तान कोहली काफ़ी गुस्से में आ गया और उन्होंने सिराज को गेंद बाहर फेंकने के लिए कहा। कोहली का गुस्सा कैमरों में भी दिखाई दिया। कश्मीर में जब एक खातून की शादी के बाद कार चलाकर वो ससुराल पहुंची तो चारों तरफ उसकी चर्चा शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर ये वीडियोस काफ़ी वायरल हो रहे हैं। लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। ये कहानी नॉर्थ कश्मीर के बारामूला ज़िले के डेलिना में अमीर शेख के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली सना वानी की है। विदाई के वक्त आमतौर पर खातून काफ़ी जो दुल्हनें होती हैं वो काफ़ी गमगीन होती हैं। दुल्हन अपने अफराद ख़ानदान के साथ लिपट कर रोती हुई नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ मामला ज़रा उल्टा था। विदाई के वक्त शोहर ने दुल्हन से कार चलाने की गुजारिश की तो उसने बिना किसी झिझक के कार की स्टीयरिंग संभाल ली और ससुराल पहुँच गई। ये वीडियोस कश्मीरी सोसाइटी के जो आमतौर पे कस्टम्स होते हैं उससे भले ही नामेल खाता हो, लेकिन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग तारीफ़ करते नज़र आ रहे हैं और इन तस्वीरों को वुमेन एम्पावरमेंट की बेहतरीन मिसाल के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं जब सना से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब हमने अपने माँ बाप का घर छोड़ा तो मेरे शौहर ने पूछा कि क्या मैं कार चला सकती हूँ। मैंने कहा कि हाँ। उसने फौरी एक कार उनके हवाले की और कहा कि आप कार चलाते हुए घर पहुँचे। ख़ुद उनके शौहर ने कहा कि वो एक स्टीरियोटाइप जो कश्मीर के मामले बन गए थे, शादी ब्याह के मामले, तो उसको वो चेंज करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन को कहा कि वो कार चलाते हुए अपने ससुराल पहुंचे। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह
निगाह ने नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।